Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy. And hope you will live a better, prosperous and happy life. आज का मोटिवेशनल कोटेशन ताकि आप फ्रेश, रिफ्रेश, रिचार्ज, एक्टिव और चेंजफुल रहें। गाइज, समय सत्ता संपत्ति, समय सत्ता संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं रहते थे। समय सत्ता संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देते, परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और अच्छे संबंध सदा साथ देते हैं। परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और अच्छे संबंध सदा साथ देते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस कोटेशन के साथ चलेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और इस कोटेशन का सदा ध्यान रखेंगे। यह कोटेशन आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कोटेशन है और आगे तरक्की के लिए यह कोटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण पार्ट 2। गति के समीकरण पार्ट 1 में हमने आपको तीनों का निगमन किया था। आज मैं फिर वही तीनों का निगमन ग्राफी विधि से करेंगे और ग्राफी विधि से करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि तीनों समीकरण आपको ग्राफी विधि से समझाने की पूरी कोशिश करें। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। तो आज हम जो 3 इक्वेशन है ग्राफी विधि, गति के समीकरण जो 3 इक्वेशन है, आज ग्राफी विधि से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो विधिवत आपको समझ में आएगा। पिछली वाली कक्षा में जाने के लिए आई बटन को प्रेस करके तीनों समीकरण और उसका निगमन और उसके बारे में जो कंडीशनल चीज़ थी आप उसको वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं विधिवत। आइए ग्राफी विधि से हम आपको गति के समीकरण को समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आपको निगमन करें, हम आपको ग्राफ समझाते हैं कि ग्राफ क्या कैसे समझते हैं। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि नीचे ओवर लिखा रहता है और साइड में वर्टिकल लाइन पर लिखा रहता है रन और नीचे लिखा रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखा रहता है कि कितने ओवर चल रहे हैं। नीचे ओवर लिखा रहता है, ऊपर रन लिखा रहता है। वहाँ पर आप विधिवत समझ जाते हैं। बस वही चीज़ यहाँ भी आपको समझना है। क्या है? ग्राफी विधि से गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। दूरी समय ग्राफ को पहले हम समझेंगे। दूरी, अगर कोई रेखा मान लीजिए वर्टिकल ऐसे है और हॉरिजॉन्टल ऐसे है, तो इसको अगर हम समय लेते हैं, इसको दूरी लेते हैं, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा, अगर उसी के अनुपात में ये दूरी भी बढ़ रही है, तो जो ये बीच में जो ढलान आएगा उसे हम कहेंगे एक समान वेग। अर्थात ये ढलान ही एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। इस स्ट्रेट लाइन से यह साफ है कि समय दूरी ग्राफ पर जिस तरीके से समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूरी भी बढ़ रही है। अर्थात हमारा जो टाइम इंटरवल है वो एकदम से समान है। तो इस समय ये रेखा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी, तो हम कहेंगे कि हमारा जो पिंड है, हमारा जो वस्तु है, जो गतिशील वस्तु है, वो एक समान वेग से गति करेगी। यहाँ वेग और चाल को हम एक ही समझेंगे। हालांकि ये दोनों दो चीज़ है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि। हमने विधिवत आपको कक्षा में बताया है, लेकिन यहाँ पर वेग और चाल हम दोनों को एक ही चीज़ समझेंगे। एक समान चाल से चल रहा है, चाहे एक समान गति से चल रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दूरी और समय ग्राफ है। दूरी, समय, ग्राफ को हम समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा समय बदल रहा है, लेकिन हमारी दूरी जो है एकदम समान है। जिस बिंदु पर, जिस समय पर हमारी दूरी इतना थी और अगले समय, कुछ समय बीतने के बाद भी वही दूरी हमारी बराबर है। इसका मतलब ये विराम अवस्था में है। कुछ जो वस्तु, जो पिंड है, जो बॉडी है, जो चलायमान वस्तु है, वो क्या है? विराम अवस्था में है।
यानी कि वो गतिशील नहीं है। तीसरा, जो समय ग्राफ मेरा है, यहाँ ये समय है और ये मेरा दूरी है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है वैसे वैसे गति भी बढ़ रही है, लेकिन कभी कम हो जा रही है, कभी ज़्यादा हो जा रही है, और इस बिंदु पर आके गति तेज हो गई। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि इस समय ये असमान गति में है। इसका अर्थ है कि दूरी समय ग्राफ बिंदु पर जो हमारा दूरी समय ग्राफ बिंदु पर जो हमारा ढलान आ रहा है वही वेग को या चाल को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं और इसी को कहते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा कर लें तो tan थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई ओ क्यू। जैसे आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, इसी को तो चाल या वेग कहते हैं। अब ये क्या था, दूरी समय ग्राफ था, ये दूरी और समय ग्राफ था। अब हम लेते हैं वेग समय ग्राफ, यानी वेग और समय ग्राफ लेते हैं। इधर समय ले लेते हैं, इधर वेग ले लेते हैं। इस पोजीशन पे क्या है, ये हमारा वेग है, ये हमारा वेग है। समय के बीतने के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात मेरा वेग क्या है, नियत है। यहाँ वेग स्थिर है, नियत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वेग भी बढ़ रहा है। तो इस समय वैसे वैसे मेरा वेग भी क्या है, उसी के अनुपात में बढ़ रहा है। यहाँ नियत वेग है, यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ वेग बढ़ रहा है, लेकिन उसी एक ही चाल से बढ़ रहा है। यहाँ चाल एकदम स्थिर है, यहाँ वेग बढ़ रहा है, लेकिन वेग एक समान चाल है। जो वेग यहाँ था वही वेग यहाँ है, वही वेग यहाँ है, एक समान गति से चल रहा है। यहाँ क्या है, स्थिर है। इस समय क्या है, हमारा जो वेग है उसमें उसकी गति धीमी हो रही है, अर्थात उसमें मंदन हो रहा है। यानी कि ये जो ढलान है, इस समय त्वरण मेरा निगेटिव है। इस समय क्या है, असमान त्वरण है। यहाँ पर वेग समय ग्राफ में आपने देखा कि एक समान त्वरण है, यहाँ एक समान नियत त्वरण है, यहाँ एक समान त्वरण है, लेकिन यहाँ त्वरण में क्या हो रहा है, त्वरण में कमी हो रही है, मंदन हो रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ असमान त्वरण है। यानी समय वेग ग्राफ में हमने देखा कि जो सीधी रेखा आ रही है उसमें एक समान त्वरण है, जो ढलान कर्व की तरह आ रही है उसमें असमान त्वरण है। अगर ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है तो कह रहे हैं कि उसमें त्वरण में क्या है, मंदन है। इस तरीके से हम समझते होंगे कि आप ग्राफ को देखना सीख गए होंगे। अगर आपको ग्राफ के देखने में दिक्कत हो रही है तो बनाइए, दूरी समय ग्राफ बनाइए, उसमें अलग अलग बिंदु पर दूरी और समय को डिनोट करिए, देखिए वही आपका वेग प्राप्त होगा और इसमें त्वरण प्राप्त होगा। तो आइए, तीनों समीकरण क्या है, तीन समीकरण है। b इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s दूरी, इससे मिलकर तीन समीकरण बनते हैं। इसे फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थर्ड समीकरण, गति के तीन समीकरण हैं। आइए ग्राफ विधि से हम आपका निगमन करते हैं। तो प्रथम समीकरण का निगमन या डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। कोई वस्तु है, इस समय स्थिर है और इस बिंदु A पर वस्तु की प्रारंभिक चाल u और कुछ समय बाद उसका अंतिम वेग v,
यहाँ वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, यहाँ अंतिम वेग v है, और o तो उस समय चूंकि AO बराबर DC, इसका मतलब ये दूरी अगर u है तो ये भी ये हमारा u से प्रदर्शित होगा। अगर यहाँ अंतिम वेग v है तो यहाँ भी अंतिम वेग हमारा v होगा। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u, जो OA है, OA इक्वल टू DC, और वस्तु का अंतिम वेग क्या है? v, जो BC है। अंतिम वेग वस्तु का, यानी कि कोई वस्तु यहाँ से चलती है, इस बिंदु पर आती है, यहाँ से फिर ऐसे चलने लगती है, तो बिंदु B पर जब पहुँचती है तो वस्तु का हमारा वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। यानी ये जो v है यहाँ भी हमारा v है, इसीलिए इसको हमने v मान लिया, इसको हमने u मान लिया। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो गया? v इक्वल टू BC। BC वस्तु द्वारा लिया गया समय OC, यानी कितना समय लगा B बिंदु पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लगा समय कितना हुआ? OC, अर्थात यही ना टाइम है, ये हमारा समय बढ़ता गया, यहाँ आ गया, तो उस समय हमारा वस्तु पहुंच गया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर जी O बिंदु पर हम U क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि O बिंदु वस्तु की या पिंड की विरामावस्था है, और विरामावस्था पर वस्तु की चाल या पिंड की चाल 0 होगी। तो हम पिंड की चाल जब 0 होगी तो हम यूँ नहीं मान सकते, इसीलिए मैं O बिंदु पर पिंड को नहीं माना, क्योंकि O बिंदु पर पॉइंट O पर वस्तु की चाल क्या है? 0 है, वो विरामावस्था में है। जब बिंदु पॉइंट A पर पहुंचा तो उसमें वस्तु की चाल U, और पॉइंट B पर पहुंचा तो वस्तु की चाल V। अर्थात जैसे जैसे इस समय पर t बिंदु पर यानी t समय पर वस्तु की चाल, प्रारंभिक चाल A, और इस समय अंतिम चाल V है, तो वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या हो गया? t इक्वल टू OC, t इक्वल टू OC, यानी यहाँ क्या है? t, इस C बिंदु पर हमारा क्या है? लिया गया समय है। ग्राफ से BC इक्वल टू BD प्लस DC आप देख सकते हैं, BC इक्वल टू BD प्लस DC। तो BC का मान हमारा कितना है? B और C का मान मेरा कितना है? V इक्वल टू BD प्लस DC का मान मेरा कितना है? U, यानी A U है तो ये भी U होगा। इसे इक्वेशन मान लेते हैं। सिंस त्वरण इक्वल टू रेखा AB का ढलान होता है। त्वरण जो होता है, अभी हम बताए कि ये त्वरण क्या है? AB का ढलान ही क्या है? त्वरण है, यही बिंदु ये त्वरण है। तो यहाँ से A इक्वल टू BD बाई AD, वहाँ से मैंने आपको दिखाया था tan थीटा से आता है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो जो ढलान होता है वही मेरा त्वरण है। तो A इक्वल टू BD बाई AD, तो लेकिन AD इक्वल टू OC, और OC बराबर T है, तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। A इक्वल टू BD बाई AD का मान कितना है? T, यहाँ से, क्योंकि AD इक्वल टू OC इक्वल टू T, यानी AD इक्वल टू OC इक्वल टू, यही तो हम T माने हैं। तो A इक्वल टू BD बाई T विल गिव राइज टू BD इक्वल टू AT, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, या इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से A का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, या 1 एंड 2 V इक्वल टू AT, BD की जगह कितना रख दिया? AT, BD इक्वल टू AT प्लस U, इसे हम सीक्वेंस में कर लेंगे तो V इक्वल टू U प्लस AT। इस तरीके से हमारा गति का प्रथम समीकरण प्रूफ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप बार बार दोहरा कर देख लेंगे। तो आइए चलते हैं द्वितीय समीकरण की तरफ। द्वितीय समीकरण का डेरिवेशन इस फिगर यही है, क्या है? तय की गई दूरी
तय की गई दूरी क्या है? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, यही ना मेरा सब तय किया गया है, यही पिंड द्वारा यही दूरी तय की गई है, ठीक है, यही दूरी हमारा तय हुआ है, ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी उसमें क्या है? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी प्लस आयत ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। तो त्रिभुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। मान पुट अप कर देंगे, सारा मान। आधार ए डी है, ऊंचाई बी डी है, यहाँ लंबाई ओ ए है और चौड़ाई ओ सी है। 1/2 इंटू ए डी इक्वल टू टी, वहाँ से हम देखे थे, और बी डी इक्वल टू ए टी प्लस ओ इक्वल टू यू और ओ सी इक्वल टू इंटू टी। 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, इसको सीक्वेंस में बना लेंगे। सीक्वेंस माने क्रम से करेक्ट अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट कर देंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। चलते हैं तृतीय समीकरण, थर्ड डेरिवेशन की तरफ। तो तय की गई दूरी क्या है? यस इक्वल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी ये समलंब है। समलंब के लिए जो हम सूत्र जानते हैं वो ये है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। उसका क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है कि समांतर समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं क्या है? एक ये भुजा है, एक ये है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, उनके बीच की दूरी चाहे एडी ले लीजिए चाहे ओसी ले लीजिए। तो 1/2 ओ ए इज इक्वल टू यू, सी बी इज इक्वल टू भी और ओ सी इक्वल टू टी। पुटअप कर देंगे यहाँ से, और ये हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से हम जानते भी हैं, क्या जानते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से ए टी इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोजिंग करने पर यानी पक्षांतर करने पर क्या होगा? t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? यहाँ से यस इज इक्वल टू 1/u यू प्लस भी इंटू टी का मान कितना हो गया? भी माइनस यू बाई ए। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से u प्लस भी, फिर u प्लस भी, फिर v माइनस यू, क्या हो जाएगा? इंटू 2a। यहाँ से ये हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा क्या? यस इज इक्वल टू, यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन प्रूव्ड। इस तरीके से हमने देखा कि ग्राफी विधि से भी हमने तीनों समीकरणों को प्रूव किया, और आप इसे बार बार देख लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको एकदम से सरल हो जाएगा। और अगर सामान्य विधि से डेरिवेट करना है तो आई बटन को क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं, और ग्राफी विधि से हल करना है आई या डेरिवेशन करना है तो ग्राफी विधि से आज हम आपको विधिवत समझाएं। और उम्मीद नहीं, हम आसानी पूरा विश्वास करते हैं कि आप इसे बार बार देखेंगे। अगर ये अच्छा लगेगा तो दूसरों से शेयर करेंगे, और ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं। और कक्षा में आप हमेशा समय से जुड़िए,
कमेंट करिए क्या नहीं आता है, और इससे जुड़ा हुआ सारे न्यूमेरिकल आप हल करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा आप पूछेंगे, हम यहाँ से आपका उत्तर देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सी यू लेटर।